गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस के चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन का अध्ययन करेंगे। दैनिक जीवन में रसायन, जैसा कि आप जानते हैं, साइंस जो है, विज्ञान है, वो हमारे दैनिक जीवन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जितनी भी वस्तुएं प्रयोग में लाते हैं, हम जितनी भी हमारी बॉडी में जो रासायनिक क्रियाएं होती है, उन सारी के पीछे रसायन है। आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण रसायनों के बारे में इस चैप्टर में आप अध्ययन करेंगे। रसायन का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। हमारी सारी जैविक क्रियाएं जो संचालित होती है वो रसायनों के द्वारा ही होती है। सुबह उठने से लेकर जो हम पेस्ट है, ब्रश है जो यूज़ कर रहे हैं, उनके पीछे भी रसायनों का प्रयोग ही होता है। साबुन है, डिटर्जेंट है, हमारे कपड़े हैं, घरेलू उपभोग के अनेकों सामान, उनके पीछे रासायनिक पदार्थों का ही योगदान है। अगर हम भवन निर्माण की बात करें तो उसमें प्रयुक्त होने वाली सीमेंट है, उसमें प्रयुक्त होने वाले विद्युत उपकरण हैं, ये सारे हैं। एक मोटर वाहन से लेकर सैटेलाइट तक सब चीज़ें हैं। कृषि की जो वस्तु हैं, सामग्री है, उनमें रसायन है, छिड़काव है, कीटनाशी, उन सब में रसायनों का प्रयोग होता है। यानी रसायन जो है वो हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आज हम इन रसायनों को हम प्रयुक्त करते हैं दैनिक जीवन में, उनको कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। अम्ल, जैसे कि हम बात करें, अम्ल क्या है? दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जो चखने में खट्टे होते हैं, यानी अगर हम स्वाद की बात करें तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अंग्रेजी में हम अम्ल को एसिड कहते हैं, और ये एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा की एसिड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। हम बात करें अगर उदाहरणों की कि खट्टे वस्तुएं दैनिक जीवन में जो प्रयुक्त हो रही है, सिरका, आप सभी जानते हैं सिरका जो है वो एक खट्टा पदार्थ है, उसमें एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। हम बात करें इमली की, उसमें टार्ट्रिक अम्ल मौजूद होता है। हम बात करें संतरे की तो उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल मौजूद होता है। लाल चींटी जो है जब काटती है तो हमें जलन अनुभव होती है, क्योंकि उसके डंक में भी फार्मिक अम्ल मौजूद होता है। इसी तरह से हम जो बात करते हैं अपने पाचन की, तो हमारे जठर रस में जो स्रावित होता है अम्ल आमाशय में, वो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है, जिसकी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो उन जीवाणुओं को मारता है जो भोजन में हमारे बॉडी में पहुंच गए हैं। अब हम बात करें अम्ल का पता कैसे करें कि अम्ल ये है। लिटमस परीक्षण, लिटमस परीक्षण एक लिटमस पेपर है। अगर हम अम्ल में, जैसे हम नींबू की 2 बूंदें लें और उसमें पानी मिक्स कर दें और उसमें ये लिटमस पेपर डिप करें, तो नीला लिटमस पेपर है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी नीले लिटमस पेपर को लाल करना अम्ल का एक प्रमुख गुण होता है। अब हम बात करें कि जो अम्ल है ये जल में विलय होते हैं, यानी इनका दूसरा गुण जो है वो जल में विलय होना है, ये जल में घुल जाते हैं। अब हम दूसरे तरह के रसायनों की बात करेंगे। वो रासायनिक पदार्थ है क्षार। क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में ये कड़वे, अगर हम बात करें छूने की तो थोड़े चिकने होते हैं और साबुन जैसा हमें अनुभव होता है। कुछ इनके उदाहरण हैं आपके सामने। NaOH, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये एक क्षारीय पदार्थ है। उसके बाद में हम बात करें दूसरे उदाहरण की, दूसरे एग्जाम्पल की, KOH। इसका रासायनिक नाम है KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षारीय पदार्थ है। तीसरा हम बात करें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3, थ्राइस है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक क्षारीय पदार्थ है। जैसे कि हमने अम्ल की बात की थी, बिल्कुल उसके विपरीत अम्ल में हमने कहा कि नीला लिटमस है वो लाल हो जाता है। क्षार में जब हम लिटमस परीक्षण करते हैं तो लाल लिटमस है वो नीला हो जाता है। यानी अगर हम साबुन का घोल लें और उसमें लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसका लाल रंग है वो नीले में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि अम्लों के बारे में हमने बात की थी कि ये जल में विलय होते हैं, बिल्कुल क्षार भी उसी तरीके से जल में घुलनशील या जल में विलय होते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों ने दो शब्द सुने होंगे, एक होता है तनुवर्ड और एक होता है सांद्र। इनके बारे में हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तनु क्या है और सांद्र क्या है? अगर अम्ल या क्षारीय पदार्थ में पानी की मात्रा अधिक है तो वो विलयन तनु कहलाएगा, और पानी की मात्रा कम और अम्ल और क्षार की मात्रा अधिक है तो वो विलयन सांद्र कहलाएगा। यानी अगर अम्ल और क्षार का सांद्र विलयन है तो हमें उससे थोड़ी काम में लेने के समय सावधानी रखनी होती है, क्योंकि वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। और हम ज़्यादातर प्रयोग करें तो हम उनको पहले तनु कर लें और उसके बाद में हम अपना जो भी लेबोरेटरी के प्रयोग हैं अम्ल और क्षारों के, उसके लिए काम में लेते हैं। और सांद्र काम में ले रहे हैं तो हमें उसके लिए सावधानी बरतनी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसको लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी अम्ल अपने प्रभाव को और क्षार अपने प्रभाव को छोड़ देता है और एक नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। इस लवण में हम जैसे बात करें HCl लिया, ये एक प्रबल अम्ल है। NaOH लिया, ये एक प्रबल क्षार है। अब इस प्रबल शब्द को मैं आपको समझाना चाहूँगी कि प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल क्या होते हैं। कुछ अम्ल जब जल में मिलाए जाते हैं तो वो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। पूर्णतः अगर आयनित हो रहा है यानी आयनों में बदल रहा है तो वो अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है। और अगर क्षार है, बिल्कुल इसी तरीके से जल में डालने पर अगर पूर्णतः आयनित हो रहा है तो वो क्षार प्रबल क्षार कहलाता है। हम उसे कहेंगे प्रबल क्षार। और अगर जल में विलय करने पर आयन कम बनते हैं तो वो प्रबल की जगह दुर्बल अम्ल कहलाएगा। और इसी तरीके से हम अगर क्षार की बात करें तो वो दुर्बल क्षार कहलाएगा। यानी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जल में विलय होने पर अगर अम्ल पूर्णतः आयनित है तो वो प्रबल अम्ल कहलाएगा, और जल में विलय होने पर अगर क्षार पूर्णतः आयनित है तो वो प्रबल क्षार कहलाएगा। हम बात कर रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ हम कह रहे हैं जो लवण बनता है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का फॉर्मूला होता है। ये जो घरों में हम साधारण नमक काम में लेते हैं ये है सोडियम
क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का गुण आपसे पूछा जाए ये अम्ल है या क्षार है, तो आपका जवाब होगा ये एक लवण है, जिसमें न अम्ल के और न क्षार के दोनों के ही गुण नहीं है, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर चुके हैं। ये पूर्णतः उदासीन होता है। मैं इसी चीज को आपको दूसरा उदाहरण देना चाहूंगी। अगर हम अम्ल और क्षार प्रबल ना लें, अगर मैंने अम्ल लिया है दुर्बल और क्षार लिया है प्रबल, अब आप देख सकते हैं हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहती है दोनों अगर बराबर हैं, यानी दोनों प्रबल है, तो लवण उदासीन बनेगा। लेकिन इसमें अम्ल हमारा कैसा है? दुर्बल। मैं दुर्बल अम्ल का उदाहरण लेती हूँ एसिटिक अम्ल। प्रबल क्षार का मैं उदाहरण ले लेती हूँ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो अपना इसमें लवण निर्मित होगा उसका जो लक्षण होगा वो आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? क्योंकि अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है, यानी दुर्बल अम्ल पूरी तरीके से क्षार को उदासीन नहीं कर पाएगा, इसलिए बनने वाले लवण में जो लक्षण आएंगे वो हल्के क्षारीय होंगे। तो वो जो लवण निर्मित होगा हमारा वो क्षारीय लवण होगा। और साथ में जैसा कि ऊपर अभिक्रिया में हम पढ़ चुके हैं, जल का निर्माण होता है। तो जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो इसमें सोडियम एसीटेट बनेगा और साथ में जल का निर्माण होगा। ये जो सोडियम एसीटेट बन रहा है ये क्षारीय लवण होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इस उदासीनीकरण अभिक्रिया का लें। जब हम अम्ल तो लें प्रबल और क्षार ले लें दुर्बल। प्रबल अम्ल की अभिक्रिया जब दुर्बल क्षार से करवाई जाती है तो क्या होगा? इस अभिक्रिया से आपको समझ आ चुका होगा कि प्रबल अम्ल है, यानी हम एग्जाम्पल प्रबल अम्ल का ले लें HCl, और दुर्बल क्षार का हम एग्जाम्पल ले लें NH4OH। NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो अब हावी कौन सा है इसमें से? स्ट्रॉन्ग कौन है? अम्ल। तो क्षार है वो इसकी पूरी प्रबलता को समाप्त नहीं करेगा, इसलिए जो लवण निर्मित होगा उसमें अम्लीय गुण होंगे, यानी हमें जो लवण प्राप्त होगा वो पूर्णतः उदासीन न होकर अम्लीय लवण होगा और साथ में जल का निर्माण होगा। यहाँ हम बात करते हैं अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया में HCl NH4OH से अभिक्रिया करके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और साथ में H2O यानी जल का निर्माण होगा। ये अमोनियम क्लोराइड अम्लीय लवण होगा। तो अब आप लोगों को उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ आई। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराई जाएगी तो लवण और जल बनेगा, वो लवण पूर्णतः उदासीन होगा। और नेक्स्ट हम दो एग्जाम्पल ले चुके हैं कि किस स्थिति में क्षारीय लवण और किस स्थिति में अम्लीय लवण बनेंगे। ये तीनों ही अभिक्रिया आपको याद रखनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो आप प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया करने पर लवण और जल का निर्माण होता है, ये अभिक्रिया लिखेंगे। और इसमें आप ये सबसे सिंपल और याद रखने में बिल्कुल सरल एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका बहुत बार नाम आएगा, इसलिए आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ये वही अम्ल है जो पाचन क्रिया के दौरान आमाशय में स्रावित होता है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaCl साधारण नमक है और ये साथ में जल है। अब हम बात करें लवण के गुण।
सबसे पहली चीज, लवण उदासीन है, ये तो स्पष्ट हो गया आप लोगों को। ये क्रिस्टलीय फॉर्म में रहता है, उदासीन होने के साथ साथ ये क्रिस्टलीय फॉर्म में रहता है। इसके गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक, इनकी डेफिनेशन आप लोगों के 9th क्लास में भी क्लियर हुई थी। एक बार मैं फिर से बता दूं, किसी ठोस पदार्थ को पिघलने में जिस ताप की आवश्यकता होती है, यानी वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ पिघलना प्रारंभ करता है, वो उसका गलनांक कहलाता है। इसी प्रकार क्वथनांक की बात करें तो कोई द्रव पदार्थ जिस ताप पर उबलना प्रारंभ करता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। तो जो आसानी से पिघल जाएंगे उनके गलनांक और क्वथनांक कम होंगे, और जिसको गलाने में या पिघालने में ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, उसका उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होगा। इसका एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट। सोडियम, जैसा कि आप सबको पता है, Na सोडियम का प्रतीक है, कार्बोनेट CO3। क्या ये फॉर्मूला सही है? नहीं। सोडियम की संयोजकता 1 होती है और कार्बोनेट की 2, इसलिए कब बैलेंस होगा? ये Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। और हम बात करें कैल्शियम सल्फेट की, CaSO4, ये कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। अब ध्यान रखिएगा आप, इसमें हम डॉट लगा के जल के अणु साथ में लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्रिस्टलीय जल क्या होता है? क्रिस्टलीय पदार्थों के साथ जो जल के अणु रहते हैं वो क्रिस्टलीय जल कहलाता है। 2 जल के अणु रहते हैं, ये 2 जल के अणु क्रिस्टलीय जल कहलाता है। कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 और सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10। हम बात करें इसकी कैल्शियम सल्फेट की, साधारण भाषा में इसको जिप्सम, जिससे आप लोग परिचित है, जिप्सम से ही POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जो मूर्तियां बनाने में, प्लास्टर करने में ये इसके यूज़ है। इनके यूज़ हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम पिछले पार्ट में आपके अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ चुके हैं। अम्ल, क्षार और लवण में हमने बेसिक डिफरेंस किया था। जैसे अम्ल है वो स्वाद में, चखने में है वो खट्टे होते हैं, क्षार है कड़वे होते हैं, और लवण, जब अम्ल और क्षार दोनों की उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो लवण का निर्माण होता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऑरिनियस द्वारा दी गई धारणा अम्ल और क्षार के बारे में उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑरिनियस जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि अम्लीय पदार्थ है वो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं। यानी अगर अम्लीय पदार्थ को जलीय विलयन बनाया जाए उनका, तो उनका अपघटन होता है। जैसे हमने ये अम्ल लिया है HCl। HCl आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं। तो ऑरिनियस ने कहा जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। तो ऑरिनियस की धारणा थी H+ आयन देने वाले अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, ऑरिनियस के अनुसार क्षारीय पदार्थ कौन है? क्षारीय पदार्थ वे हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH आयन देते हैं। OH आयन मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ KOH। KOH क्या है? एक क्षार है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाया जाता है तो वो जल में अपघटित होकर K+ और OH- आयन देते हैं। तो OH- आयन जो पदार्थ देते हैं, ऑरिनियस के अनुसार वे सारे पदार्थ क्षारीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है ऑरिनियस की, H+ आयन देने वाले अम्लीय पदार्थ, OH- आयन देने वाले क्षारीय पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रबल अम्ल।
अगर हम प्रबल अम्ल की बात करें, प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे अम्लीय पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आयनन का मतलब क्या है? अगर हम HCl लिया है हमने प्रबल अम्ल, तो वो आयनित किस में होगा? H प्लस आयन देगा और Cl माइनस। तो जो पूर्णतः आयनित हो जाए, यानी जितने अधिक H प्लस आयन देता है वो उतना ही प्रबल अम्ल होता है। तो इनके आयनन के आधार पर, H प्लस आयन के आधार पर इनको प्रबल और दुर्बल की श्रेणी में बांटा गया। प्रबल अम्ल पूर्णतः आयनित। प्रबल क्षार की हम बात करें तो हम जैसे एग्जाम्पल ले ले KOH या NaOH का, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? Na प्लस और OH माइनस में आयनित हो जाएगा, यानी ये OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, तो यहाँ हम परिभाषा इसकी क्या करेंगे कि ये क्षार है, लेकिन कैसा क्षार है? पूर्णतः आयनित होने के कारण, OH माइनस अधिक देने के कारण ये प्रबल क्षार की श्रेणी में आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए किन्हीं दो प्रबल अम्लों के नाम बताइए, किन्हीं दो प्रबल क्षारों के नाम बताइए, तो अम्ल में हम दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हमारे सामने प्रबल अम्ल के उदाहरण है। जब प्रबल क्षार की बात करें, NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और अभी अभी हमने ये एग्जाम्पल भी लिया था KOH जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो NaOH और KOH ये दोनों क्या है? प्रबल क्षार के उदाहरण है जो पूर्णतः आयनित होते हैं, इसलिए इनको प्रबल क्षार की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं दुर्बल अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं होते, यानी ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वे दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अगर दुर्बल अम्ल के हम उदाहरणों की बात करें तो सबसे सिंपल उदाहरण है वो हम ले सकते हैं एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, ये एक दुर्बल अम्ल है, यानी ये जल में कम आयनित होते हैं, कम H प्लस आयन देते हैं। इसी प्रकार हम दुर्बल क्षार की बात करें, ऐसे क्षारीय पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। और दुर्बल क्षार में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं NH4OH का। ये हमें उदाहरण अच्छे से याद करना है। इसका रासायनिक नाम मैं आपको लिख देती हूँ। NH4 क्या होता है? अमोनियम। NH4 होता है अमोनियम, और OH क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका रासायनिक नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अपने को याद रखना है दुर्बल क्षार का उदाहरण। ठीक है, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया। पूछा जाता है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं और इनकी परिभाषा भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है, ये तो ऑरिनियस की धारणा थी। ऑरिनियस उन अम्ल व क्षार को परिभाषित किया ऑरिनियस ने जो H प्लस देते हैं और जो OH माइनस देते हैं। H प्लस वाले अम्ल और OH माइनस वाले क्षार। अब तक याद हो गया होगा आप लोगों को। लेकिन अगर हम ऐसे अम्लीय या क्षारीय पदार्थों को परिभाषित करना है जिसमें H प्लस और OH माइनस ना हो, H प्लस और OH माइनस ना हो, अगर हमें ऐसे परिभाषित करना है तो उसमें, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी
ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही के आधार पर। यानी इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, ये प्रोटॉन पढ़िएगा आप, इसको प्रोटीन ना पढ़िएगा, ये प्रोटॉन है जो प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन देने वाले क्या होंगे? प्रोटॉन देने वाले अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। और क्षार वे पदार्थ कहलाएंगे जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, यानी प्रोटॉन देने वाला है वो पदार्थ अम्ल है और जो प्रोटॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ है वो क्षार है। ये ब्रॉन्स्टन-लोरी की संकल्पना है, उसकी धारणा है, उसके द्वारा दी गई परिभाषा है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, उदाहरण को आप ध्यान से देखिएगा। ये है H2O जल, ये है NH3 अमोनिया, ठीक है। अब ये NH4 प्लस में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ H2O ने क्या किया, अपना H प्लस आयन NH4 को दे दिया है। H प्लस आयन देने से ये NH4 प्लस में परिवर्तित हो गया है। तो इसने NH3 ने क्या किया, NH3 ने प्रोटॉन को ग्रहण किया और जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो लोरी के हिसाब से कौन है, प्रोटॉन ग्राही, यानी वो क्षार है। अब आ जाइए H2O पर। H2O ने क्या किया, अपना प्रोटॉन यानी H प्लस दे दिया है। देने वाला अम्ल क्या है, प्रोटॉन देने वाला। तो यहाँ H2O एक अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है और NH3 एक क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। NH3 ने H प्लस ग्रहण किया है और H2O ने अपना H प्लस आयन दिया है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। आ जाए कि अम्ल और क्षार को ब्रॉन्स्टन-लोरी के अनुसार परिभाषित कीजिए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अम्ल है वो जो प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा थी, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं लुईस संकल्पना। लुईस ने क्यों दी ये संकल्पना? अगर अप्रोटिक अम्ल है, यानी ना तो H प्लस और OH वाली हम ऑरिनियस को भी छोड़ दें और हम प्रोटॉन को भी छोड़ दें, अगर कोई ऐसे पदार्थ हैं जो अप्रोटिक है, तो उनके लिए लुईस ने एक नई परिभाषा दी। अम्ल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। पहली परिभाषा थी H प्लस और OH के आधार पर। दूसरी परिभाषा थी प्रोटॉन ग्राही और प्रोटॉन दाता के आधार पर। और अब हम नेक्स्ट परिभाषा कर रहे हैं लुईस संकल्पना इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर। तो जब हम इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करते हैं, युग्म का मतलब आप सब समझते हैं, युग्म मतलब पेयर। अम्ल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले अम्लीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। क्षार वे हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म कौन त्यागेंगे, कौन से पदार्थ, जिनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद होंगे। तो यहाँ मैं जो एग्जाम्पल लिया है वो ध्यान से देखिए आप। BF3 के साथ NH3, BF3 है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और NH3 यहाँ है अपना अमोनिया। NH3 के पास ये देखिए दो जो डॉट बताए हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन का युग्म है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म NH3 इस BF3 को दे देता है। बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें, वो इलेक्ट्रॉन का युग्म ग्रहण कर लेता है और NH3 के पास ये एक्स्ट्रा है, वो अपना ये इलेक्ट्रॉन का युग्म दे देता है। ये वाला तीर अभिक्रिया को नहीं, ये तीर तो अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, ये तीर प्रदर्शित कर रहा है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म BF3 को दे दिया है। ये तीर ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो NH3 से BF3 को इलेक्ट्रॉन मिला है, तो यहाँ NH3 देने वाला है, तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है वो क्षारीय पदार्थ की श्रेणी में आता है। तो हमारा यहाँ NH3 है
वो क्षार है। कौन सा क्षार है? इसको हम कहेंगे लुईस क्षार। BF3 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। ये कौन सा अम्ल है? BF3 लुईस अम्ल है, क्योंकि लुईस की धारणा के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कुछ और एग्जाम्पल भी मैंने आपको के लिए लिखे हैं लुईस अम्ल के एग्जाम्पल। BF3 जो हम पढ़ चुके हैं। AlCl3, AlCl3 क्या है? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ट्राई मीन्स 3 है ना, 3 Cl जुड़े हुए हैं। Mg2+, अब ये देखिएगा आप, मैग्नीशियम, ये इसकी संयोजकता है 2+, तो 2+ के हैं, यानी हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। Na+, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, तो वो लुईस अम्ल की श्रेणी में आते हैं। लुईस क्षार की हम बात करें, H2O, H2O क्या है? जल। H2O में क्या है? ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, इसलिए लुईस क्षार की श्रेणी में है। और NH3 के पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये भी लुईस क्षार की श्रेणी में है। हम बात करें H2O की, OH-, हाइड्रोक्सिल आयन पे कौन सा साइन है? माइनस का निशान है, तो माइनस का है मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। Cl के पास माइनस है, यानी अगर हम संयोजकता जिनकी माइनस में है उनको लुईस क्षार में रख सकते हैं, और जो प्लस में है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हैं, डेफिशिएंसी वाले हैं, वो लुईस अम्ल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये लुईस की परिभाषा है वो अच्छे से पता चल गई होगी, लुईस की परिभाषा। ठीक है, क्लियर? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें अम्ल क्षार, इनके गुणों के बारे में। ठीक है, परिभाषा हमारी क्लियर हो गई। तीनों ऑरिनियस की और ब्रॉन्स्टेन लोरी की और लुईस की तीनों संकल्पनाएं हमने पढ़ ली, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं संकल्पना के बाद में गुणों की। गुण में सबसे पहला हम बात करें, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ मैंने अम्ल के एग्जाम्पल में लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल के एग्जाम्पल में है सल्फ्यूरिक अम्ल, और धातु के एग्जाम्पल में लिया है हमने जिंक धातु। तो जब अम्ल है वो जिंक धातु से क्रिया कर रहा है, तो वो हाइड्रोजन गैस उसमें इवॉल्व होती है, निकलती है, रिलीज होती है। ये हाइड्रोजन गैस के निकलने का साइन है, ये एरो हाइड्रोजन गैस के निकलने का साइन है। जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक की अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। ये जिंक सल्फेट क्या है? एक लवण है ये जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको ऐसे भी दे सकते हैं एग्जाम में, ये आपको यहाँ क्रियाकारक समूह दे दिए, तीर का निशान दे दिया और आगे ब्लैंक दे दिया, खाली दे दिया, अभी क्रिया को पूर्ण कीजिए। तो आपको ये आना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल से जब धातु की क्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये एक बार मैं आपको बता दूं, जिंक है ये सल्फेट आयन, जिंक की संयोजकता +2 होती है, सल्फेट की -2, इसलिए ये बैलेंस हो गया, जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन गैस से निकल गई। ठीक है, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्षार के गुणों की, तो क्षार धातु के साथ क्रिया करते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये दोनों का समान गुण हो गया, दोनों क्षार हो चाहे अम्ल हो, धातु से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्षार का एक एग्जाम्पल लिख रखा है हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक से करवाई जाती है तो ये सोडियम जिंकेट
का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया भी बिल्कुल ऐसे ही पूछी जा सकती है, क्रियाकारक पदों को दे दिया जाए, एरो तीर का निशान लगा के और आगे का आपको कह दे अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। तो ये सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है और सोडियम जिंकेट के साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको हमने एरो का निशान लगाया है, ये अपने आप में पता चल रहा है कि ये गैस फॉर्म में है। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं किस तरह से हम एक अभिक्रिया को लिखते हैं, यानी अभिक्रिया में जो तीर लगाया जाता है उसके हम लेफ्ट की तरफ क्रियाकारक को, राइट की तरफ हम उत्पाद को लिखते हैं, और अगर गैस फॉर्म है तो हम इस तरह का एरो लगा देते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गई। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक सल्फेट का बनना और सोडियम जिंकेट का बनना, और हाइड्रोजन गैस है इसमें निकलती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके गुण को ही आगे पढ़ते हुए। धातु ऑक्साइड जब अम्ल से, अभी तो हमने किससे अभिक्रिया कराई थी, धातु की, अब हम करवा रहे हैं धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। तो लवण और जल बनता है, जैसे अभी लवण और हाइड्रोजन गैस निकली थी। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है हमने और एग्जाम्पल में है CuO। Cu का मतलब कॉपर और O है यहाँ ऑक्साइड, ये कहलाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि ये CuO ये कहलाएगा, यहाँ ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है, इसका मतलब बैलेंस्ड है, तो Cu की संयोजकता यहाँ हो गई +2 और Cu+1 क्यूप्रस और +2 क्यूप्रिक, तो ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और वैसे हम सामान्य भाषा में इसको कॉपर का ऑक्साइड कह सकते हैं। कॉपर के ऑक्साइड की क्रिया जब हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई तो यहाँ बनता है हमारा, ये बीच में तीर का निशान, CuCl2। CuCl2 का नाम क्यूप्रिक क्लोराइड, मैं ये नाम आपके नोट करने के लिए लिख देती हूँ, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये है हमारा क्यूप्रिक क्लोराइड। तो जब क्यूप्रिक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो क्यूप्रिक क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ में जल का निर्माण होता है। ये जो विलयन है इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब हम देखें ये गुण जो बात कर रहे हैं हम अम्ल का था और ये क्षार का। क्षार की क्रिया जब अधातु ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है, अधातु ऑक्साइड की हम बात करें, यहाँ अधातु ऑक्साइड कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन अधातु है इसलिए कार्बन का ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड हो गया, अधातु ऑक्साइड। तो अधातु ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करवाई जा रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ये कौन सा क्षार है, इस क्षार का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब क्रिया कराई जाएगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में जल निकलेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण और साथ में जल का निर्माण होगा और इस विलयन की प्रकृति अम्लीय प्रवृत्ति होगी। एक बार आप फिर से देख लीजिए, धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया कराने पर जल, लवण और जल का निर्माण होता है और विलयन की प्रकृति क्षारीय प्रवृत्ति होती है। अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ क्रिया कराएं तो लवण और जल का निर्माण होता है जो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक बार आप स्लाइड्स को रिवाइज कर लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं गुणों की ही जो बात कर रहे हैं। अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक आप सब जानते हैं, सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत का चालन होता है, यानी सामान्य भाषा में कहें तो हम करंट आता है, ठीक है। तो ये विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक। और विद्युत के चालक होने के लिए क्या चाहिए,
आयनों का प्रवाह चाहिए। और पहली परिभाषा हमने कही H+ आयन और OH- आयन ये जलीय विलयन में देते हैं, तो ये विद्युत के अपने आप ही दोनों कौन हो गए, सुचालक हो गए। अब कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोगों को याद होने चाहिए, बार बार आप इनको देखोगे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे अम्ल के कुछ एग्जाम्पल है, H2SO4, बार बार मैं नाम भी बता रही हूँ, रासायनिक सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों ही अम्ल है। और ये कैसे अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है और इनको खनिज अम्ल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल खनिज अम्ल भी कहलाते हैं। सिंपल सा एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए आपके, खनिज अम्ल के 2 उदाहरण लिखिए, तो उस वक्त हमें ऐसे नहीं कहना है कि हमें तो प्रबल पता है, दुर्बल पता है, ये खनिज अम्ल क्या है, ठीक है, तो इनको खनिज अम्ल बोला जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके अम्ल की ही, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल आप लोगों को पता है, सिट्रिक अम्ल है ये नींबू में है, मौसमी में है, खट्टे फलों में ये अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है और लैक्टिक अम्ल। 4 अम्ल के नाम लिखे हुए हैं, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल है वो इमली में पाया जाता है, ठीक है। और एसिटिक अम्ल सिरका का निर्माण जिससे होता है। कार्बनिक अम्ल की श्रेणी में आते हैं, यानी कार्बनिक अम्ल के 2 एग्जाम्पल दो तो हमें इनमें से कोई नाम 2 लिख देने हैं। नेक्स्ट हम बात करें उपयोगों की। उपयोग की जब हम बात करें तो ये HCl है, इसका क्या उपयोग है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और उद्योगों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में इसका बहुत सारे तरह के यूजेस है, बहुत सारे उपयोग हैं। बॉयलर को अंदर से साफ करने में ये एसिड है बहुत तेज है, तो मशीनों में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी सफाई करने के लिए इनको काम में लिया जाता है, HCl को काम में लिया जाता है। सिंक और सैनिटरी को साफ करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम, ये तो HCl का यूज हो गया, अब हम बात करें HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का क्या उपयोग है, उर्वरक बनाने के लिए, उर्वरक आप जानते हैं फर्टिलाइजर जो हम कृषि में जिसको काम में लेते हैं, उर्वरक बनाने के लिए HNO3 का उपयोग किया जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, बार बार आता है, ये अम्लराज क्या होता है, इसलिए मैंने इसको साथ ही लिख दिया इसके, अम्लराज। HNO3 और HCl यानी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को मिलाया जाता है, कैसे, 1:3 के अनुपात में, यानी 1 अनुपात तो लें HNO3 का और 3 अनुपात लें HCl का, और इनको जब मिला के जो विलयन बनता है वो विलयन अम्लराज कहलाता है। इस अम्लराज का क्या उपयोग है, अम्लराज का उपयोग होता है सोने चांदी इनके जो आभूषण हैं उनको साफ करने में, उनको चमकाने में अम्लराज का उपयोग किया जाता है। जैसे ये सिल्वर डिप और इस तरह के कई सॉल्यूशन आते हैं जो कहते हैं हम सोना या चांदी चमकाते हैं, तो ये क्या होता है, उनकी जो ऊपरी परत है वो ये विलयन है इसमें, क्योंकि ये सांद्र विलयन है, सांद्र और तनु में बता चुकी हूँ, जिसमें जल की मात्रा कम हो, है ना, और अम्लीय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो, तो सांद्र विलयन है तो उनकी ऊपरी परत उसमें घुल जाती है और हमें वो अपना आभूषण चमकता हुआ नजर आता है। तो ये उपयोग हो गया हमारा अम्लराज का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे, इसके उपयोगों को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4 में क्या होगा, H2SO4 की अगर हम बात करें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका एक और नाम है, अम्लराज से कंफ्यूज नहीं होना है, उसको कहते हैं अम्लों का राजा, उसको कहते हैं अम्लों का राजा। तो अम्लों का राजा कौन है, तो H2SO4 अम्लों का राजा कहलाता है, ठीक है।
इसके बाद में हम बात करें सेल जो है ना, उसके बाद में कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो सेल है उनका यूज़ होता है। हम बात करें जैसे स्कूटी है, व्हीकल्स जो है, इनकी बैटरी है, वो बड़ी बैटरी हम देखते हैं, उस बैटरी में भी H2SO4 विलयन का प्रयोग किया जाता है। मैं एक बार आपको ये H2SO4 लिख देती हूँ, है ना। H2SO4 यानी क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, ये अम्लों का राजा होता है। तो अम्लों के राजा में और अम्ल राज में आपको डिफरेंस, आपको अंतर ध्यान रखना है। अम्लों के राजा यानी अम्लों का राजा कर दूं या के राजा, वो है H2SO4, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं H2SO4 के बाद में HNO3 की, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। HNO3 का जो काम है वो अभी शायद हम ये HNO3 की बात और HCl हम ये कर चुके हैं। हम यहाँ एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आप लोगों ने घरों में देखा होगा, सिरका काम में लिया जाता है ना। हलवाई भी कुछ खाद्य सामग्री बनाता है तो सिरका, विनेगर जिसको कहते हैं, वो मंगवाता है, तो वो एसिटिक एसिड होता है उसमें। तो ये कार्य जो है इसका काम है प्रिजर्वेटिव। एक तो ये खट्टा होता है, दूसरा परिरक्षण, परिरक्षण का मतलब खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में ये काम आता है, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करता है ये। अगर अचार है, हम बाहर से अचार जो लाते हैं, हम टेस्ट करते हैं, वो बहुत अधिक खट्टा होता है, यानी वो लंबे समय तक बिना खराब हुए रह सकता है। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें फर्नीचरों को साफ करने में भी एसिटिक एसिड का उपयोग होता है। फर्नीचरों की सफाई में भी एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। साफ करना, खट्टे पदार्थ है तो साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट उपयोग की जहाँ बातें कर रहे हैं, तो उपयोग की हम बात करते हैं क्षारीय पदार्थ के उपयोग की। क्षार में हम जैसे बात करें NaOH, तो NaOH आप लोगों को सबको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्षार है कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है साबुन में, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को हम अपमार्जक भी कहते हैं, डिटर्जेंट को क्या कहते हैं, अपमार्जक भी कहते हैं। तो साबुन में, अपमार्जक में NaOH का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त NaOH का उपयोग कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, इन इंडस्ट्रीज में भी NaOH का उपयोग किया जाता है। तो ये अम्ल क्षार का दैनिक जीवन में हमारा बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसके बाद में नेक्स्ट क्षार की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CaOH2 क्यों हुआ, ये सबको आ रहा है। कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है और OH की क्या होती है, Ca की 2+ होती है, और OH की क्या होती है, -1 होती है। दोनों बैलेंस कैसे होंगे, जब हम कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड के 2 आयन लेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या यूजेस है, क्या उपयोग है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग घरों में पुताई करने में किया जाता है, ठीक है। तो घरों में पुताई करने में जो है, कलर करने में, यानी हम कह सकते हैं, या घरों में पुताई करने में, कलर में, पुताई में, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, उसमें इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कीटनाशक के रूप में भी काम आता है, कीटनाशक के रूप में भी काम आता है। एक इसको मैं कलर की जगह इस वर्ड से आप परिचित है तो ब्रैकेट में यही लिख देती हूँ, सफ़ेदी,
ठीक है, सफेदी करने में काम आता है। इसके अलावा हम इसका एक और उपयोग कह सकते हैं, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अम्लता को दूर करने में अम्लता का मतलब अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है तो उसे अम्लता दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को अम्लों के और क्षार के उपयोग समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं लवण के भी साथ साथ में उपयोग की बात कर देती हूँ। लवण के बारे में हम पूरा स्टडी कर चुके हैं, है ना। इससे पहले वाले पार्ट में लवण का निर्माण कैसे होता है, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब अगर लवण के एग्जाम्पल मैं दूंगी तो उन एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे उसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपके लवण का, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट घरों में जो आंगन बनते हैं, है ना, जिसको हम संगमरमर का आंगन कहते हैं, उसमें कौन सा कंपोनेंट होता है, उसमें घटक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यानी भवन निर्माण में हम ये कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम किसी लवण की बात करें, जैसे जल शोधन में प्रयोग किया जाता है फिटकरी का, है ना, फिटकरी का प्रयोग जल शोधन में किया जाता है, तो ये भी लवण का एक उपयोग आपके है। उसके अलावा हम बात करें AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है ये AgNO3, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, एक क्षार छूट रहा है, मैं उसको वापस से आपको बताना चाहूँगी। एक जो क्षार है, हमने NH4OH की बात कर ली है, हमने आपके NaOH की बात कर ली है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ली है, एक आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षार है और इसका पूछा जाता है, इसलिए मैं एक बार से वापस से इसको बताती हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र, तो ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका प्रयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। ये आगे भी मैं इसको बता सकती थी आपके कि ये एसिडिटी, जब मैं आगे बात करूंगी अभी, तो उसमें एसिडिटी को दूर करने के लिए, है ना, किस क्षारीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो उस वक्त आपको ये चीज़ याद आ जानी चाहिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो ये आपको यूजेस इनके पता होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और सूत्र आपके पूछा जा सकता है फिटकरी का, फिटकरी का सूत्र है ना, रासायनिक सूत्र K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, डॉट लगाते हैं, साथ में Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 जल के अणु। कुछ याद आया? 24 जल के अणु देखकर हमने बताया था क्रिस्टलीय पदार्थ के साथ जो जल के अणु रहते हैं, जिसको हम डॉट लगाकर लिखते हैं, वो क्रिस्टलीय जल कहलाता है। तो ये फिटकरी का आपका रासायनिक सूत्र है K2SO4 डॉट Al2SO4 ये Al2 है, इसको 2 पढ़िएगा, Al2SO4, ठीक है, Al2, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, Al2SO4 3 सल्फ
और साथ में 24 जल के अणु। तो अम्ल, क्षार, लवण की हमने परिभाषा की, अलग अलग वैज्ञानिकों ने उनको कैसे परिभाषित किया आपको ये करवाया, रासायनिक गुण भी करवाए, और उसके अलावा हमने अम्ल, क्षार और लवण, इसका हम दैनिक जीवन में इनको कहाँ कहाँ इनका उपयोग कर रहे हैं, इनके रासायनिक सूत्र क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब अगर आपके कुछ बाकी बच रहा है, इसमें फोटोग्राफी वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। AgNO3 का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें